हेलो मित्रों, मैं मानवेंद्र आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं निर्माण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं विषाणु जनित रोग के बारे में, जिसमें हमने एड्स वाला पहले पढ़ चुके हैं। अब हेपेटाइटिस से संबंधित पॉइंट देखेंगे। तो देखिए, हेपेटाइटिस से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है, हाँ कोई नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेंगे। देखिए पॉइंट इसमें बहुत ही सिंपल पॉइंट है, इसमें हम बड़ा करके देख सकते हैं आराम से। हाँ, क्योंकि हम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें बड़ा करके देखेंगे। हाँ, अब इसे पॉइंट सुनना। यहां से देखेंगे, सबसे पहले पॉइंट है हेपेटाइटिस के बारे में, या इसको हिंदी में हेपेटाइटिस भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हेपेटाइटिस जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द होता है हेपेट, हेपेट का मतलब होता है लीवर, और दूसरा शब्द होता है आइटिस, आइटिस का मतलब होता है ये कुछ अवस्था है, जैसे कि लीवर में सूजन आ जाना, इसके रंग का लाल हो जाना, तापमान में वृद्धि हो जाना, और कार्य करना कम कर देना, और धीरे धीरे कार्य करना बंद भी कर देना। और ये जो है, ये समस्या कहाँ पे हुई है, तो लीवर में हुई है। तो लीवर में ये जब ये समस्या उत्पन्न हो जाती है तो इसे बोला जाता है हेपेटाइटिस। अब देखेंगे हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर बात करें इसके प्रकार के बारे में, तो देखिए हेपेटाइटिस जो है वह मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। हाँ, हेपेटाइटिस जो है वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई प्रकार का। यहां पे अगर बात करें हेपेटाइटिस ए, तो हेपेटाइटिस ए को ही कहा जाता है पीलिया और जॉइंडिस। और हमें ध्यान रखना है कि हेपेटाइटिस ए तथा हेपेटाइटिस ई ये दोनों हैं, यह दोनों फैलते हैं दूषित जल तथा दूषित भोजन के माध्यम से। यहां लिखा है दूषित जल और दूषित भोजन के माध्यम से। और जो भी रोग दूषित जल और दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है, वो रोग जो है वह घरेलू मक्खी द्वारा भी फैलता है, क्योंकि घरेलू मक्खी जो होती है वह दूषित जल और दूषित भोजन पे बैठकर, और वहां से जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो वापस देखो वहां बैठेगी, तो उसके जो पैर है या उसके जो उपांग होते हैं वहां पे वह चिपक जाते हैं दूषित जल और दूषित भोजन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और वायरस। और फिर अगर हम यहाँ पे भोजन करें और हमारे भोजन पे भी बैठती है, तो वो वायरस वो हमारे भोजन पे पहुंच जाते हैं, और फिर हमें भी समस्या हो सकती है। तो जो रोग दूषित जल और दूषित भोजन के माध्यम से फैलते हैं, वो घरेलू मक्खियों द्वारा भी फैलते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लिख लिया है घरेलू मक्खी, यानी कि डोमेस्टिक फ्लाई, इसके द्वारा भी फैलते हैं। तो ध्यान रखना, हेपेटाइटिस ए तथा हेपेटाइटिस ई के फैलने का कारण क्या है? दूषित जल और दूषित भोजन। फिर कभी पूछा जाए कि हेपेटाइटिस बी, सी और डी इनके फैलने का कारण क्या है, तो ये जो है ये ब्लड ट्रांसफर द्वारा भी फैलते हैं, ब्लड ट्रांसफर द्वारा भी फैलते तथा सेक्स द्वारा भी फैलते। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में लगभग 2012-13 की बात है कि 2012-13 में इसका 2011-12 में इसका टीका बनाया गया है। और हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम है क्या है? तो आंसर क्या रहेगा? हैवरिक्स। कभी अगर पूछ लेवे कि हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम क्या रहेगा, तो आंसर देना है हैवरिक्स, क्योंकि पहले लंबे टाइम तक टीका नहीं बनाया गया था और अब यह बन चुका है। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट बताइए, सबसे घातक या सबसे खतरनाक कौन सा हेपेटाइटिस होता है, तो आंसर होगा हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन का नाम तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ही है, लेकिन ये जो टीका है वह किस टेक्नोलॉजी से बना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी टेक्नोलॉजी का नाम होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा जो भी टीके बनाए जाते हैं उनको कौन सी पीढ़ी के टीके कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है द्वितीय पीढ़ी के टीके या सेकंड जनरेशन वैक्सीन कहा जाता है। फिर इसके बाद में याद रखना है, पूछा जा सकता है कि कौन कौन से हेपेटाइटिस है जिसके कारण लीवर में कैंसर हो सकता है, तो याद रखना है हेपेटाइटिस बी तथा सी के कारण लीवर कैंसर हो सकता है, लीवर में कैंसर हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो रोग है उस रोग का नाम है मम्स, और मम्स को कहा जाता है गलसुआ। इसके बारे में पॉइंट सुनना, एक वायरस जिसका नाम होता है रूबुला वायरस, रूबुला वायरस शब्द नहीं आया तो इसकी जगह शब्द आएगा पैरामिक्सो वायरस। यह वायरस जो है वह अगर मनुष्य की बॉडी में आ जाए तो प्रभावित करता है
लिम्फ प्रभावित करता है, यह सैलिवरी ग्लैंड को यानी जो लार ग्रंथि होती है इसको प्रभावित करता है। यहाँ पे जो लार ग्रंथि पाई जाती है उसे कहा जाता है सबलिंगुअल, यहाँ पे पाई जाती है उसे कहा जाता है सबमैंडिबुलर, और यहाँ पाई जाती है उसे कहा जाता है पैरोटिड। तो तीनों ही जो लार ग्रंथियां वह प्रभावित होती है, और ये जो पैरोटिड वाली है सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो पूछा जाए कि प्रभावित अंग कौन सा है, तो आंसर देना है लार ग्रंथियां। और कौन सी लार ग्रंथि सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो कहा जाना है पैरोटिड सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो यहाँ पे लिखा देखो प्रभावित अंग कौन सा, तो लार ग्रंथि प्रभावित होती है, लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। और सबसे अधिक लार ग्रंथि कौन सी प्रभावित होती है, तो आंसर क्या देना है, पैरोटिड। और ये लिखा है लार ग्रंथि में सूजन आ जाना, सबसे सिंपल पॉइंट है। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजल्स के बारे में। मीजल्स के बारे में क्या क्या पॉइंट पूछे जा सकते हैं? हाँ, मीजल्स के बारे में क्या क्या पॉइंट पूछे जा सकते हैं। हाँ, अब देखिए पॉइंट सुनना, मीजल्स के बारे में सुनिए। मीजल्स जो होता है उसमें जो वायरस का नाम रहता है वह रूबेओला वायरस रहता है। क्या रहता है, रूबेओला वायरस। और कभी रूबेओला वायरस नहीं आए तो इसके जगह शब्द आएगा पैरामिक्सो वायरस। और यहाँ पे एक जो शब्द आ सकता है पैरामिक्सो की जगह यहाँ पे शब्द लिखेंगे मोरबिली वायरस, मोरबिली वायरस। ठीक है, अब देखिए वापस पॉइंट सुनना, यहाँ पे है खसरा, खसरे के वायरस का नाम क्या, तो रूबेओला वायरस। ये शब्द नहीं आएगा तो शब्द आएगा मोरबिली वायरस। और मोरबिली वायरस से ये जो है वह बच्चों की बॉडी में चले जाए तो इससे बच्चे प्रभावित होते हैं। और बच्चों का कौन सा भाग प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र जब भी प्रभावित होता है खांसी की समस्या रहती है। और जिसको भी खांसी आती है सामान्यतः, यानी श्वसन तंत्र प्रभावित और खांसी आ रही है, तो उसके मुख्यतः फैलने का कारण होता है ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स द्वारा वह फैलता है। और ड्रॉपलेट्स अगर शब्दावली नहीं है तो हम कहेंगे हवा द्वारा वह फैलता है। तो पूछ लिया जाए कि यह जो रोग है खसरा यह किसके द्वारा फैलता है, तो आंसर देना है ड्रॉपलेट्स द्वारा, या कहेंगे हवा द्वारा यह फैलता है। फिर पूछा जाए इसके टीके का नाम क्या है, तो टीके का नाम होता है MMR का टीका। और MMR का फुल फॉर्म होता है मम्स, मिजल्स एंड रूबेला। लिखा है यहाँ पे मम्स, मिजल्स एंड रूबेला होता है। मम्स जो होता है, इस मम्स को तो कहा जाता है गलसुआ हिंदी में, मिजल्स को कहा जाता है खसरा, और रूबेला जो होता है उस रूबेला को कहा जाता है जर्मन खसरा। क्या बोला जाता है, जर्मन खसरा कहा जाता है। फिर इसमें एक विशेष पॉइंट यह है कि खसरे से बचाव करना है तो विटामिन ए की दवाई ली जाती है, या कहेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको खसरे से बचाने के लिए विटामिन ए जो है वह दिया जाता है, या विटामिन ए प्रॉपर मात्रा में दिया जाता है तो बच्चे खसरे से बच सकते हैं। कारण यह है कि विटामिन ए जो होता है वह अंदर की एपिथेलियल टिश्यू है इसके अंदर, इसको मजबूत बना देता है। और जब ये वाली मजबूत बन जाती है तो किसी प्रकार का बैक्टीरिया हो या किसी प्रकार का वायरस हो, चाहे इसी रोग का वायरस क्यों ना हो, वह इतना जल्दी बॉडी में इंफेक्शन, ये यहाँ पे इंफेक्शन नहीं कर पाएगा। तो सीधा सब क्वेश्चन ये पूछा गया कई बार कि बच्चों को खसरे रोग से बचाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है या किस विटामिन की दवाई दी जाती है, तो आंसर है विटामिन ए की। लगभग 2-2.5 साल के आसपास का जो बच्चा है तो उसको विटामिन ए की दवाई वह गवर्नमेंट फ्री में देती है, वह इसी रोग से बचाने के लिए, खसरे से बचाने के लिए। और ये जो है विटामिन ए है ये जर्मन खसरे से बचाता है। अन्य जो बैक्टीरियल और वायरस जो इन्फेक्शन हो जो बकल कैविटी में वगैरह होता है और ट्रेकिया में होता है उसको भी बचाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सार्स। सार्स से पॉइंट है, सार्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म होता है सेवियर, इसे सेवियर बोला जाता है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर पूछा जा सकता है इसके वायरस का नाम क्या है, तो वायरस का नाम है सार्स कोरोना वायरस फर्स्ट। और यह वायरस अगर हमारी बॉडी में चला जाए तो प्रभावित अंग कौन सा होगा, तो प्रभावित अंग होता है इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं। नेक्स्ट इसमें स्वाइन फ्लू तथा बर्ड फ्लू, इन दोनों को एक साथ में याद रखना है। देखिए सिंपल पॉइंट है, स्वाइन फ्लू जो है इसके वायरस का नाम होता है H1N1। यह वायरस बॉडी में चला जाए तो प्रभावित करता है, एक तो श्वसन तंत्र को प्रभावित होगा और एक आंखें प्रभावित होती है। श्वसन तंत्र जो होता है इसमें सर्दी जुकाम की कंडीशन रहती है और खांसी आने की समस्या रहेगी। और आंखें जो होती है, इस आंखों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और पीला पीला टाइप का पदार्थ जो है वह आने लगता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि यह जो रोग है वह सबसे पहले किससे फैला था, सबसे पहले यह सुअर से फैला था। सुअर से यह मनुष्य में आ गया और फिर मनुष्य से मनुष्य में फैलने का कारण क्या, तो मनुष्य से मनुष्य में हवा द्वारा या ड्रॉपलेट्स द्वारा फैलता है। और अभी हमने कुछ टाइम पहले यह पॉइंट नोट किया था
कि जो भी रोग जिसमें कि सामान्यतः श्वसन तंत्र प्रभावित होता है वह ड्रॉपलेट्स द्वारा या हवा द्वारा फैलता है, और इसके बचाव के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उस मेडिसिन का नाम होता है टेमीफ्लू, और टेमीफ्लू अगर शब्द नहीं आएगा तो शब्द आएगा ओसेल्टामिविर, ओसेल्टामिविर शब्द आएगा। अब आएंगे बर्ड फ्लू के बारे में। बर्ड फ्लू जो होती है उसके वायरस का नाम होता है H5N1, ये वायरस है। अगर ये बॉडी के अंदर चला जाए तो प्रभावित अंग कौन सा होगा, तो श्वसन तंत्र और आंखें हमारी जो प्रभावित होती है। तो इसकी मेडिसिन का नाम पूछा तो मेडिसिन का नाम सेम होता है ओसेल्टामिविर। अगर इस बात की बात करें कि सबसे पहले किससे फैला, तो सबसे पहले मुर्गियों से फैला, और मुर्गियों से यह मनुष्य में आ गया, और मनुष्य से मनुष्य में किसके द्वारा फैल रहा है, तो हवा द्वारा यह फैल रहा है। सारे पॉइंट याद रखने, सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोलियो के बारे में, पॉइंट सुनना एक बार, फिर यहां से लिखेंगे। एक वायरस जिसका नाम होता है एंटीरोवायरस, क्या नाम होता है, एंटीरोवायरस, या एंटीरोवायरस भी बोल दिया जाता है। यह वायरस दूषित जल और दूषित भोजन में पाया जा सकता है। अगर ऐसे दूषित जल और दूषित भोजन का सेवन जो है वह बच्चा कर लेता है तो यह वायरस से बच्चों को अधिक प्रभावित करता है, बच्चों की बॉडी में आ जाएगा दूषित जल और दूषित भोजन के माध्यम से। कहां चला जाएगा, बच्चों की बॉडी में, और बच्चों की बॉडी में जाने के बाद में मेरु रज्जु को प्रभावित करता है, और मेरु रज्जु जब प्रभावित होता है तो मेरु रज्जु से हाथों की और पैरों की तंत्रिकाएं निकलती है, और हाथों की और पैरों की तंत्रिकाएं भी प्रभावित होती है, जिसके कारण हाथ तथा पैर जो होते हैं उसमें लकवे जैसी स्थिति हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रभावित अंग कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मेरु रज्जु। तो बस यही पॉइंट है। वायरस का नाम एंटेरोवायरस होता है, ये दूषित जल और दूषित भोजन में पाया जा सकता है। अगर बच्चे इसका सेवन करें तो बच्चे प्रभावित होंगे, बच्चों में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मेरु रज्जु प्रभावित होता है तथा तंत्रिकाएं प्रभावित होती है। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसा कैसा पूछा जाता है। अब तंत्रिकाएं प्रभावित होगी तो जो हाथों तथा मांसपेशियों जो है उसमें हानि होने लगती है। फिर इसके बाद में अलग कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो यह 1995 में हुई थी, और WHO ने 27 मार्च 2014 को, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया। फिर पूछा जाए कि इसके पोलियो के टीके या इंजेक्शन जो है उसके आविष्कारक कौन है, तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम होता है साल्क, और साल्क ने तो इसका पोलियो का इंजेक्शन बनाया था। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम होता है सेबिन, और सेबिन जो है इन्होंने OPV बनाया था। OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि मुंह के द्वारा ली जाती है, जो हम कहते हैं 2 बूंद जिंदगी की, वह किसने बताया था, सेबिन ने। लेकिन इसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इसके टीके के खोजकर्ता कौन है, तो हमें दोनों को मिक्स करना है। इसके जो टीके के खोजकर्ता है वह साल्क एंड सेबिन है, साल्क एंड सेबिन। ये वाला पॉइंट नोट कर लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं रेबीज के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको यूं समझना कि एक वायरस जिसका नाम होता है रैबिडो वायरस, वह पाया जा सकता है कुत्ते में, बिल्ली में, बंदर में, सुअर में, चमगादड़ में पाया जा सकता है। अगर इनमें से कोई भी प्राणी हमें काटता है तो रैबिडो वायरस हमारी बॉडी में चला जाता है, और हमारी बॉडी में जाने के बाद में इसके लिए उचित क्लाइमेट मिलता है मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क में जाएगा और मस्तिष्क को यह प्रभावित करता है। और इस रोग में जो हाइड्रा बुलाता है जल को, तो व्यक्ति को जल से डर लगता है, अतः इस रोग का नाम दे दिया गया हाइड्रोफोबिया। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रोफोबिया के नाम से किस रोग को जाना जाता है, तो आंसर क्या देना है, रेबीज को। तो ये का ये पॉइंट है। वायरस का नाम पूछा जाए तो ये हो जाएगा रैबिडो वायरस। पूछा जाए किसके द्वारा यह रोग फैलता है, तो इनके द्वारा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सुअर, चमगादड़, चूहा, नेवला आदि के माध्यम से फैलता है। अगर ये कोई है मनुष्य को काट लेवे तो ये रैबिडो वायरस मनुष्य की बॉडी में आ जाएगा, और मनुष्य की बॉडी में आने के बाद में किसे प्रभावित करता है, मस्तिष्क को। और मस्तिष्क खुद तंत्रिकाओं से मिलकर बना है, तो मस्तिष्क अगर आंसर नहीं है तो इसमें तंत्रिकाएं भी आ सकती है, बाकी लगभग मस्तिष्क पूछ लिया जाता है। फिर यह जो रोगी होता है यह जल से डरता है, अतः इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हाइड्रोफोबिया के नाम से इस रोग को जाना जाता है, तो आंसर क्या देना है, रेबीज को जाना जाता है। इसके टीके का नाम एंटी रेबीज वैक्सीन ही होता है, और इस टीके के खोजकर्ता कौन है, तो वह लुईस पास्चर है। ठीक है, ये वाला हमारा कंप्लीट हुआ रेबीज से संबंधित पॉइंट। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में पॉइंट सुनना, इन्फ्लुएंजा जो रोग है उसके वायरस का नाम रहेगा इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी, इन्फ्लुएंजा वायरस सी। यह वायरस जो होता है यह अगर हमारी बॉडी के अंदर चला जाए तो श्वसन तंत्र, आंखों को प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र में वही सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है, और आंखों में वही प्रॉब्लम हो जाएगी, सूजन आने की प्रॉब्लम।
उसके फैलने का कारण क्या है? तो देखो श्वसन तंत्र अगर प्रभावित होता है तो फिर हमें जो खांसी आएगी, और खांसी आएगी तो ड्रॉपलेट्स द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे इसके जो भी वायरस है वह जा सकते हैं, और जो ड्रॉपलेट्स द्वारा जाते हैं उसी को बोल दिया जाता है कि हवा द्वारा यह रोग फैलता है। तो फैलने का कारण क्या हो गया? हवा या वायु हो गया। इसमें स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा। बाकी इसमें से वो इन्फ्लुएंजा में कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कोई बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन्फ्लुएंजा कोई विशेष पॉइंट नहीं। इन्फ्लुएंजा में इतना ध्यान रखना कि श्वसन तंत्र और आंखें प्रभावित होती है, और जहां पे शब्द आता है सामान्यतः फ्लू, तो फ्लू शब्द है इसका मतलब जैसे कि बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इन फ्लू, तो फ्लू आ रहा है इसका मतलब सामान्यतः श्वसन तंत्र और आंखें प्रभावित होती है। यही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब ये वाला हिस्सा कंप्लीट हुआ, अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चिकन पॉक्स या छोटी माता। क्या नाम है? चिकन पॉक्स या छोटी माता। अब एक शब्दावली सुनना, चिकन पॉक्स को कहीं चेचक मत समझ लेना, चेचक अलग होता है, चिकन पॉक्स अलग होता है। चिकन पॉक्स का अन्य नाम होता है छोटी माता, और जो चेचक होता है उसका अन्य नाम होता है स्मॉल पॉक्स, या उसी को बोला जाता है बड़ी माता। अलग अलग है। अब देखिए, चिकन पॉक्स जो होता है इसके वायरस का नाम पूछा जाए तो वेरिसेला वायरस होता है। भारत में यह रोग जो है वह कई बार बहुत अधिक व्यक्तियों में होता है, लेकिन एक बार अगर बचपन में हो जाए तो हमारा जो शरीर है वह इस रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देता है, इसलिए सामान्यतः यह रोग वापस नहीं होता है। और इसमें प्रभावित अंग कौन से होते पूछ लिया जाए तो त्वचा प्रभावित होती है। तो इसमें ध्यान रखना, एक तो वायरस का नाम पूछा जा सकता है, और एक प्रभावित अंग कौन सा होगा, तो आंसर क्या रहेगा? त्वचा। फिर इसके बाद में ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल पॉक्स, चेचक या बड़ी माता, जो कि हमने अभी देखा था। हाँ, इसमें पॉइंट सुनना। इसमें देखिए, एक वायरस जिसका नाम होता है वेरिओला वायरस, ये वेरिओला वायरस बॉडी के अंदर चला जाए तो यह हमारी त्वचा को प्रभावित करता है। इसमें भी त्वचा पे जो है वह छोटे छोटे मोतियों के समान दाने उभर आते हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि इसमें वो दाने हैं वह ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए धसे हुए जो निशान है वह छोड़ जाते हैं। जैसे हम कहेंगे कि एक जो एक्टर है ओमपुरी, उनके चेहरे पे आप देखोगे तो इस टाइप के जो धसे हुए निशान है, इसका मतलब उनको कभी न कभी ये वाली समस्या, चेचक वाली समस्या हो चुकी है। तो इसमें स्थायी निशान रहता है। तो इससे पहले हमने जो रोग पढ़ा है जिससे कि हमने छोटी माता कहा था, उसमें स्थायी निशान नहीं रहता। तो इतना ध्यान रखना, छोटी माता में स्थायी निशान नहीं रहता है, और बड़ी माता जो होती है उसमें स्थायी निशान रह जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में इस रोग जो चेचक है इसका जो रोगी है वह 1980 के बाद में नहीं पाया गया, और अब पूरे विश्व से में नहीं पाया जाता। तो पूछा जाता है कि विश्व से कौन से दो रोग हैं जिसका पूर्ण उन्मूलन कर दिया गया। अब ये बिल्कुल भी कहीं भी नहीं पाए जाते। तो एक तो चेचक होता है, दूसरा होता है नारू। तो यही पॉइंट है। इसके वायरस का नाम पूछा तो वेरिओला होता है, यह स्थायी निशान छोड़ देते हैं। अब इसका 1980 से तो भारत से उन्मूलन कर दिया गया है। 1980 कहां से? भारत से। और अब पूरे विश्व से इसका उन्मूलन कर दिया गया है। और याद रखना, तो देखो विश्व से आजकल अमन चेन गायब है, नहीं चेन बिल्कुल गायब है। चे का मतलब होता है चेचक और ना का मतलब होता है नारू। ये दोनों रोग है वह विश्व में अब नहीं पाए जाते। ठीक है, ये वाला हिस्सा कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है डेंगू के बारे में। डेंगू के बारे में पॉइंट सुनना, डेंगू वाला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस रोग के फैलने की जो तीव्रता है वह अधिक होती है। डेंगू के बारे में पॉइंट सुनना, एक वायरस जिसका नाम होता है आर्बो वायरस। इस आर्बो वायरस की अलग अलग प्रजाति होती है, डेन V1, डेन V2, डेन V3 आदि प्रजाति। यह जो है यह पाया जा सकता है एक मच्छर में, पाया जा सकता है एक मच्छर में। उस मच्छर का नाम क्या होता है? तो मच्छर का नाम होता है मादा एडिज एजिप्टी मच्छर। यह मच्छर में अगर यह वायरस पाया गया और फिर यह काटता है किसी मनुष्य को, तो यह वायरस कहां आ जाएगा? मनुष्य की बॉडी में। मनुष्य की बॉडी में आने के बाद में प्रभावित कैसे करता है? तो ये प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने लगती है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंगू का रोग जो होता है उसमें निम्न में से कौन सी रक्त कणिकाएं प्रभावित होती है? पूछ लीजिए आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या कौन सी? तो आंसर क्या देना है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने लगती है, और प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम जब हो जाती है तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वहां की ब्लड वेसल्स होती है, उससे ब्लड का रिसाव होना शुरू हो जाता है। आंखों से ब्लीडिंग हो सकती है, कानों से ब्लीडिंग हो सकती है, और व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। खतरनाक रोग होता है।
इसमें जो हड्डियों में दर्द बहुत तेज होता है, इसलिए इसे कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हड्डी तोड़ बुखार के नाम से किस रोग को जाना जाता है, तो आंसर क्या देना है, डेंगू को जाना जाता है। यह भी पूछा था वायरस का नाम किस मच्छर द्वारा फैलाया जाता है, फिर इसमें कौन सी रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है, और हड्डी तोड़ बुखार के नाम से किस रोग को जाना जाता है। ये 4 पॉइंट महत्वपूर्ण है, ठीक है, यहां तक नोट कर लिए, याद है हमें। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो होता है, इसी का सही शब्द होता है जापान में चिकुनगुनिया। जो लिखा हमने चिकनगुनिया, इसी का सही शब्द होता है जापान में चिकुनगुनिया, और चिकुनगुनिया का अर्थ होता है झुका हुआ। तो यहाँ पे लिखा है, देखो ये जो रोग होता है इसमें व्यक्ति झुक जाता है, इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ, चिकुनगुनिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, झुका हुआ। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देखिए। एक वायरस जिसका नाम होता है अल्फा वायरस, ये अल्फा वायरस पाया जा सकता है मादा एडिज मच्छर में। अगर किसी मादा एडिज मच्छर में अल्फा वायरस पाया गया हो और वह मच्छर हमें काट ले, तो अल्फा वायरस आ जाएगा मनुष्य की बॉडी में, और मनुष्य की बॉडी में आने के बाद में हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं, इन्हें प्रभावित करता है, और हड्डियों के जॉइंट्स प्रभावित होने के कारण व्यक्ति का शरीर वह थोड़ा सा झुक जाता है। तो इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ यानी कि कहेंगे कि ये जो चिकुनगुनिया है वह एक जापान का शब्द है, उसका अर्थ होता है झुका हुआ। उस चिकुनगुनिया को हम इसमें किताबों में चिकनगुनिया लिख देते हैं। तो देखो इसके वायरस का नाम ये रहता है, किस मच्छर द्वारा फैलाया जाता है, तो आंसर है मादा एडिज। प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो हड्डियों के जॉइंट्स मुख्यतः प्रभावित होता है। और चिकुनगुनिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यह होता है झुका हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, हर्पीज से संबंधित पॉइंट देखते हैं, यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर्पीज, हाँ, तो इसमें देखिए सिंपल पॉइंट, एक वायरस जिसका नाम रखा है हर्पीस वायरस, यह वायरस अगर हमारी बॉडी में चला जाए तो त्वचा को प्रभावित करता है, और त्वचा जो होता है उस पर ऐसे डॉट 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 जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है, और ये जो त्वचा में जो स्ट्रक्चर बनी इसमें काफी तेज दर्द भी होता है। तो पूछा जाता है कि प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो त्वचा। उसमें प्रभावित अंग याद रखना है और कोई भी पॉइंट याद नहीं रखने। फिर भी इसमें पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे है अगर वायरस का नाम पूछे तो क्या है, हर्पीस। हर्पीस स कहो या हर्पीस ज भी कहा जाता है, इंग्लिश में पीछे वाला शब्द एस ई होता है, तो दोनों ही सही है। इसमें प्रभावित अंग कौन सी होती है, तो यह जो प्रभावित अंग है वह त्वचा होती है, ये याद रखना है। और त्वचा पे दाने उभर आते हैं, दानों में तेज दर्द होता है, एक ही पॉइंट है इसमें, प्रभावित अंग कौन सी, तो त्वचा। यहां तक कंप्लीट है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, येलो फीवर के बारे में देखते हैं। येलो फीवर, अब येलो फीवर के बारे में देखना, एक रोग जिसको येलो फीवर नाम है उसी को बोला जाता है पीत ज्वर। इसके वायरस का नाम होता है फ्लेवी वायरस। ये फ्लेवी वायरस पाया जा सकता है एक मच्छर में, मच्छर का नाम होता है मादा एडिस मच्छर। ऐसी मादा एडिस मच्छर जिसमें कि फ्लेवी वायरस पाया गया हो, और फिर अगर वो हमें काट लेती है तो फ्लेवी वायरस हमारी बॉडी में चला जाता है, और बॉडी में जाने के बाद मुख्यतः 4 अंगों को अधिक प्रभावित करता है। एक तो हमारे लीवर को प्रभावित करता है, एक किडनी को करता है, एक स्प्लीन को करता है, और एक पेनक्रियाज यानी अग्नाशय को प्रभावित करता है। उन चारों में सूजन आ जाती है। तो देखो ये का ये पॉइंट यहां पर भी लिखा है, ये का ये पॉइंट यहां पर भी लिखा है। देखो इसमें सिंपल पॉइंट है, ये रहा। येलो फीवर के बारे में देखिए, फ्लेवी वायरस होता है, यह पाया जा सकता है मादा एडिज मच्छर में। अगर ऐसी मादा एडिज मच्छर काटती है किसी मनुष्य को, तो इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो स्प्लीन प्रभावित होता है, पेनक्रियाज प्रभावित होता है, इसके अलावा लीवर भी प्रभावित होता है, और इसके अलावा किडनी है वह भी प्रभावित होता है। इनमें समस्या क्या हो जाती है, तो इन सभी में स्वेलिंग हो जाती है, इन सभी में सूजन हो जाती है। इसमें एक विशेष पॉइंट ध्यान रखना कि यह भी किस मच्छर द्वारा फैलता है, मादा एडिज के द्वारा। तो मादा एडिज के द्वारा टोटल 4 रोग हमें याद रखने कौन कौन से फैला जा सकते हैं। अभी हमने देखा फर्स्ट नंबर पे डेंगू, फिर याद रखना है चिकुनगुनिया जिसको हम चिकनगुनिया भी बोलते हैं, तीसरे नंबर पे होता है येलो फीवर, और आगे हम पढ़ेंगे एक और होता है जिसे कहा जाता है जीका। ये 4 जो रोग है वह मादा एडिज एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। पूरा नाम होता है मादा एडिज एजिप्टी, बाकी शॉर्ट में इसको मादा एडिज मच्छर भी बोल दिया जाता है। अब इस मच्छर के बारे में कुछ जानकारी है, चलो इस मच्छर के बारे में जानकारी क्या क्या है वह भी हम याद कर लेते हैं। बहुत सिंपल जानकारी है, मच्छर के बारे में कुछ जानकारी है, वह जानकारी हम देखते हैं। हाँ कोई नहीं, मच्छर के बारे में आप बता देते हैं, इसमें ये डिलीट हो गया। देखिए सिंपल पॉइंट है कि हमें याद रखना है जो मच्छर होता है
वह हमारी तरफ आकर्षित क्यों होता है? तो याद रखना CO2 के कारण। क्वेश्चन पूछा जाता है मच्छर के आकर्षित होने का मुख्य कारण क्या है? तो CO2। इसलिए हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो मच्छर उससे आकर्षित होकर यहाँ तक पहुंच जाते हैं और फिर हमें दूसरी जगह पे काटने लगते हैं। फिर मच्छर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं इसमें नर मच्छर और दूसरे होते हैं मादा मच्छर। ये नर मच्छर और मादा मच्छर जो दोनों हैं वह जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए फल तथा फूलों के रस का सेवन करते हैं दोनों ही। लेकिन मादा मच्छर जो होती है वही करती है रक्त का सेवन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा मच्छर है वह रक्त का सेवन क्यों करती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है अंडों के परिपक्वन के लिए, अंडों के मैच्योरेशन के लिए करती है, तो परिपक्वन के लिए। इसलिए हम कहेंगे कि रोगवाहक या यहाँ पे वेक्टर कौन होता है? तो यह हमेशा मादा मच्छर होती है, नर मच्छर कभी भी इसमें रोगवाहक नहीं होते। अब इसमें और भी पॉइंट इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं। जैसे पूछा जाए मच्छर के बारे में दूसरी जानकारी, तो मच्छर के बारे में दूसरी जानकारी हमें प्राप्त रखनी है कि 3 मच्छर के नाम याद रखने हैं। एक का नाम होता है मादा एनोफिलीज। क्या नाम होता है? मादा एनोफिलीज नाम होता है। दूसरे का नाम होता है, दूसरे का नाम इसमें मादा एडिज, मादा एडिज। और तीसरे का नाम इसमें रहता है मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स। मादा क्यूलेक्स। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा पॉइंट है, मादा एनोफिलीज द्वारा एक ही रोग फैलाया जाता है जिसे कहा जाता है मलेरिया। मादा एनोफिलीज द्वारा एक ही रोग है जिसका नाम है मलेरिया। मादा एडिस जो इससे 4 रोग फैलाया जा सकता है। पहला तो हमने याद किया था डेंगू, दूसरा याद करना है चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया जिसको हम चिकनगुनिया बोल देते हैं। तीसरा होता है इसमें येलो फीवर जिसे हिंदी में कहा जाता है पीत ज्वर। और चौथा पॉइंट इसमें याद रखना है, चौथा जो रोग है वह रहेगा इसमें जीका, चौथे का नाम रहेगा जीका। इसी टाइप में मादा क्यूलेक्स द्वारा 2 रोग फैलाए जा सकते हैं। एक का नाम होता है हाथी पांव रोग। क्या नाम होता है? हाथी पांव रोग। और दूसरे का नाम होता है जापानी मस्तिष्क शोथ, जापानी मस्तिष्क शोथ। कभी भूल जाओ तो यह याद रखना कि यहां सब लेना क्यों, यहां से जापान, यहां से हाथी। और एक डायलॉग याद रखना कि मैं जापान से हाथी क्यों लाऊं। जापान का मतलब जापानी मस्तिष्क शोथ, हाथी का मतलब हाथी पांव रोग और क्यू का मतलब होता है क्यूलेक्स। तो एक तो इस तरीके से याद हो जाएगा। और मादा एनोफिलीज द्वारा एक ही फैलाया जाता है मलेरिया। इसके अलावा जो मच्छर द्वारा फैलने वाले होते हैं उसमें मेन कौन होता है? तो वह मादा एडिज होती है। एनोफिलीज द्वारा सिर्फ मलेरिया, एडिज द्वारा बाकी 4 रहेंगे। और एक और पॉइंट इसमें कवर कर लेंगे, ये मादा एडिज मच्छर वह काफी बड़ी भी होती है, उस पर स्पष्ट धारियां भी दिखाई देती है। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि टाइगर मच्छर के नाम से किस मच्छर को जाना जाता है? तो टाइगर मच्छर किसे कहा जाता है? इसी मादा एडिज को। तो आज के लिए इतना काफी है, इसके बाद में कल देखते हैं वायरस जनित रोगों के बारे में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।